हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। तो दोस्तों, हालांकि आज यूके ट्रिपल एस सी ने स्नातक स्तरीय परीक्षा रखी हुई है, उसका आयोजन हो रहा है, लेकिन चूंकि बीच में एक दिन आपकी क्लास नहीं आ पाई थी इन्हीं कारणों से, तो उस क्लास को हमने जो टारगेट बैच में है उसमें पूरा करना है, तो उसकी क्लास में आज रविवार को आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। तो उम्मीद है आप लोग भी पढ़ाई करेंगे आज। ठीक है, संडे नहीं मनाएंगे। कुछ कुछ तो ऐसे होंगे हफ्ते भर नहीं पढ़ते, वो भी संडे मना लेते हैं, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए संडे और मंडे सब एक ही जैसा होना चाहिए, है ना। तो शुरू करते हैं। देखो, आज है हमारा पंवार वंश, गढ़वाल का पंवार वंश। 3 से 4 क्लासों में हमारा पंवार वंश है, फिर उसके पश्चात एक क्लास गोरखा, और एक क्लास भी नहीं होगा गोरखा, फिर है आधुनिक काल उत्तराखंड का, जिसमें ब्रिटिश काल हम देखेंगे। ठीक है, तो 3 से 4 क्लास में हमारा ब्रिटिश काल भी समाप्त हो जाएगा। तो मतलब उत्तराखंड का जो इतिहास है 6 से 7 क्लासों से ऊपर अब नहीं जाएगा। ठीक है, तो बहुत से बहुत 8 क्लासेस आप लोग मान लीजिए कि उत्तराखंड का अब इतिहास जाएगा। उसके पश्चात हमारा देखो पूरा जीएस के लिए ही टाइम है, कम से कम लास्ट में 20 से 22 दिन हमारा पूरा जीएस होना है। इस क्लास में भी और जो दूसरी क्लास हमारी चल रही है जिसमें हम जिला दर्शन देख रहे हैं, 13 ही जिले तो होने में, पर 4 जिले हो गए हैं, तो 9 जिलों के बाद वहां भी जीएस ही पढ़ना है आपने, है ना। आप लोग ये मेरी तरफ से ये चिंता न करें कि आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा। सिलेबस आपका जितना भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, हिंदी में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपको सब कराऊंगा। मतलब सारी चीजें, मेरा टारगेट उसी तरह से चल रहा है, टारगेट बैच उसी के लिए मैंने शुरू किया है। दूसरा देखो, एक बच्ची का कमेंट आ रखा था कि सर बुक्स कौन कौन सी लेनी चाहिए हमें यूके ट्रिपल एससी के लिए। तो बुक्स की यदि चर्चा करें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, परीक्षावाणी तो आपके लिए अति आवश्यक है। परीक्षावाणी के अलावा देखो, आप लोग उत्तराखंड का इतिहास जितना मैं लिखा रहा हूँ इतना पर्याप्त है। ठीक है, जितना मैं लिखा रहा हूँ इतना पर्याप्त है। इसके लिए आपको अतिरिक्त कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है उत्तराखंड के इतिहास के लिए। देखो, किताबें तो बहुत सारी मिल जाएंगी आपको यहाँ पर। उत्तराखंड का नवीन इतिहास है, गढ़वाल का इतिहास, कुमाऊं का इतिहास, ये सारी चीजें तो मैं पढ़ के आपको लिखा रहा हूँ। ठीक है, ये सब इतिहास की किताब है। इसके पश्चात आप यदि और किताबें पढ़ेंगे तो फिर मेरा लिखाने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा, है ना। उत्तराखंड का इतिहास के लिए आपको अन्य कोई चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, देखो, बाकी जो चीजें आपको परीक्षावाणी में मिल जाती हैं। ठीक है, साथ ही आप एक बिनसर ईयर बुक ले सकते हैं, उसमें भी कई सारी चीजें आपको मिल जाती हैं फैक्ट वाइज। पुराने पेपर वहां पर थोड़ा मिल जाते हैं, प्रश्न वगैरह आपको मिल जाते हैं। बिनसर ईयर बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आप बीएसएनए की ले सकते हैं, क्योंकि उसमें फैक्ट वाइज चीजें आपको दे रखी हैं। लेकिन एक चीज ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऐसी कोई किताब ना खरीदें जहां पर जो ऑथेंटिक ना हो। मतलब आप पढ़ रहे हैं उस किताब को, भले ही उसमें उत्तराखंड की सारी चीजें दे रखी हो, आप उस किताब को पढ़ रहे हैं और यदि प्रश्न वहां से आया और आयोग ने गलत उत्तर दे दिया तो आप उस पर आपत्ति लगा सकें, तो ऐसी किताब न खरीदें। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि कोई भी एक ग्रुप से निकाल ले रहा, 2 ग्रुप से निकाल ले रहा और अपनी किताब छाप दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे में बचिए। आपको किताबों का ढेर लगाने से कोई फायदा नहीं है। आप क्या पढ़ रहे हैं, आपके पास एक किताब है तो आप उसको कितना बेहतर ढंग से पढ़ रहे हैं, ये चीजें भी मायने रखती हैं। परीक्षा वाणी को आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, और उत्तराखंड का इतिहास जो परीक्षा वाणी में आपको कम मिलता है वो मैं आपको लिखा रहा हूँ पूरा। साथ ही देखो, उत्तराखंड का जो इकोनॉमिक सर्वे है वहां से भी, उसको भी आप नोट करिए। मैंने 2 क्लासों में आपको पूरा पीडीएफ भी उसका दिया है। इकोनॉमिक सर्वे आप लोग नोट करिए, क्योंकि उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था वहीं से कवर हो जाएगी आपकी। उसमें आपका जो वन रिपोर्ट है वो भी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो उसको वहां से नोट करिए। कई सारी योजनाएं वहां से आपकी कवर हो जाएंगी जो उत्तराखंड में संचालित हो रही हैं वर्तमान में। तो इकोनॉमिक सर्वे आप लोग नोट करिए। ठीक है, साथ ही देखो, व्यक्तित्व, हम जिला सीरीज में व्यक्तित्व हम कवर कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण है, तो क्यों आपको अन्य किताबें खरीदनी है। ठीक है, या तो आपके पास पैसा ज्यादा है तो खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा किताबें खरीदने की आवश्यकता है। उत्तराखंड का इतिहास मैं करा रहा हूँ आपको कंप्लीट, साथ ही इकोनॉमिक सर्वे में करा चुका हूँ पहले कंप्लीट। ठीक है, और जिला दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ कंप्लीट। इसके अलावा आप लोग परीक्षावाणी एक ले सकते हैं जो अति महत्वपूर्ण है, परीक्षावाणी। और साथ ही आप लोग जो दूसरी किताबें हैं जिसमें बीएसएनए की आप लोग ले सकते हैं फैक्ट वाइज। उत्तराखंड के लिए इससे ज्यादा किताबें लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। बाकी देखो, मैं आपको करा रहा हूँ तो आपको ऑथेंटिक बुक से ही करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही यदि चर्चा करें जीएस के लिए, तो ल्यूसेंट तो आपकी बहुत आवश्यक है।
एक बच्चा कमेंट करके बोल रहा था कि सर ल्यूसेंट से तो कुछ नहीं आता है। यार जीएस तो एक ऐसा चीज है, ल्यूसेंट समझो जीएस का बेस है ल्यूसेंट। जब तक आप ल्यूसेंट नहीं पढ़ेंगे तब तक आप आगे बड़ी किताबें कैसे पढ़ लेंगे। आपको मैं बोल दूं आप विपिन चंद्रा पढ़िए आधुनिक भारत की, क्या समझ में आएगा आपको। वो यूपीएससी लेवल की किताब है, ठीक है। जो भी किताब, भले वो महेश बर्णवाल जी की किताब हो या फिर ल्यूसेंट हो, एक किताब आपके पास सामान्य ज्ञान की होनी चाहिए। मैंने आपको ये बोला था कि एक किताब आपके पास सामान्य ज्ञान की होनी चाहिए, जिसमें आपको छोटी और कुछ डीप सारी चीजें मिल जाएं, ठीक है। जैसे महेश कुमार बर्णवाल का जियोग्राफी आता है, या फिर उनका सामान्य ज्ञान की किताब आती है, या फिर ल्यूसेंट है, या फिर सामान्य ज्ञान किरण पब्लिकेशन, अलग अलग की किताबें आती है, बहुत सारी अरिहंत की किताब आती है। तो कोई भी एक किताब आप लोग लो, उसको पढ़ो, ठीक है। जब आप उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि ग्रुप सी में आपका जो जीएस का पार्ट है 25 से 26 नंबर का, ज्यादा नहीं है। तो उतने के लिए आप ढेर सारी किताबें तो नहीं खरीदेंगे, किसी एक किताब से आपका काम हो जाएगा। क्योंकि आप लोग केवल सेल्फ स्टडी तो नहीं कर रहे हैं, कई सारे लोग कोचिंग जाते होंगे, तो कोचिंग में भी कुछ ना कुछ तो पढ़ाया जाता है, मार्गदर्शन किया जाता है आपको। कई सारे लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन भी कई सारे अच्छे अच्छे चैनल हैं जो कोर्स प्रोवाइड कराते हैं आपको जीएस के लिए, तो आप लोग वहां भी पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन देखो, ज्यादा किताबें खरीदने से कोई फायदा नहीं है। आप उत्तराखंड के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे आपको करना है, और जीएस के लिए ल्यूसेंट या फिर अन्य कोई भी सामान्य अध्ययन की कोई किताब है, आप उसको खरीदिए और उसको पढ़िए। एक बार उस किताब को तो पढ़ो, 300-400 पेज कम नहीं होते पढ़ने के लिए। जब आप उसको पढ़ लेते हैं तो आप खुद ही लगेगा आपको कि आपको खरीदने की, बुक्स खरीदने की आवश्यकता नहीं लगेगी आपको। आप बुक्स खरीदेंगे, देखो बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी बाजार में, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग मिल जाएगी, लेकिन कोई फायदा नहीं है इन किताबों को खरीद के इतना। जब आप ग्रुप सी से थोड़ा ऊपर सोचेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ आपके लिए अब आप पढ़ाई कर सकते हैं ऊपर की। अब मैं बोलूँ एनसीईआरटी आप पढ़िए या फिर बड़ी किताब आप पढ़िए, तो आप केवल ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं। आपको इन किताबों को पढ़ना मतलब आपका टाइम वेस्ट है पूरा। जब आप, यदि आप ऐसी किताबें लेकर तैयारी करते हैं, जैसे माना मैं आपको बोलूं पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत ले लो, 800 पेज की किताब है, कब तक पढ़ेंगे आप। 800 पेज पढ़ने में ही आपको 6 महीना लग जाएगा पॉलिटी में, और 2 साल आपके पास कुल है तैयारी के लिए, ठीक है। आपको मैं बोल रहा हूँ हिस्ट्री के आप अलग अलग ले लो, स्पेक्ट्रम ले लो, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए देखो, किसी के भी भटकाने में ना आओ कि ये किताब खरीदो, वो किताब खरीदो, वो किताब। भाई किताब में मैटर उत्तराखंड है, उत्तराखंड के 13 जिले हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का ढांचा, जो भी चीजें हैं सब किताबों में एक ही जैसा तो मिलेगा, अलग अलग तो नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी विशेष व्यक्ति ने 2-4 एग्जाम क्वालिफाई किया और कुछ विशेष चीजें उसमें लिख दी हैं। उसने भी परीक्षा वाणी की सहायता से या फिर अन्य बुक्स की सहायता से ही चीजें लिखी हैं, ठीक है। तो किताबें आपको ज्यादा खरीदने से कोई फायदा नहीं है। उत्तराखंड का इतिहास मैं आपको करा दूंगा, इकोनॉमिक सर्वे में आपको कराया, जहां से आपका अर्थव्यवस्था उत्तराखंड की कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही वनीकरण का जो वन रिपोर्ट है वहां से कंप्लीट हो जाएगा। उत्तराखंड में वन में आपको लिखाऊंगा भी अभी, बाकी आप परीक्षा वाणी खरीदिए। फैक्ट के लिए आप लोग बीएसए की पढ़िए, मिलाते हुए पढ़िए चीजें, जैसे मैं आप आजकल हिस्ट्री लिखा रहा हूँ, वहां पर आप लोग मिला सकते हैं, हो सकता है उसमें कुछ एक आध अतिरिक्त चीजें आपको दे रखी हो, ठीक है। हालांकि सारी चीजें लगभग मैं लिखा रहा हूँ, हो सकता है कि आपको मिल जाए कुछ जो फैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी यूके ट्रिपल एससी में, उस चीज के लिए, ठीक है। तो आपको ज्यादा किताबें खरीदने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही देखो, हिंदी के लिए आप लोग पृथ्वीनाथ पांडे या फिर हरदेव बाहरी या फिर ल्यूसेंट, तीनों में से कोई एक किताब खरीद लीजिए। क्योंकि हिंदी में आपको जो चीजें पढ़नी है स्वयं से, वो आपको स्वयं से पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है। या फिर दृष्टि की जो आती है उसको आप खरीद सकते हैं, उसमें भी सारी हिंदी बहुत अच्छे से दे रखी है, ठीक है। तो उसको भी आप लोग खरीद सकते हैं। तो कोई एक, ऐसा नहीं कि आप चारों ले आए, कोई एक, मतलब प्रयास ये होना चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके 1000 से ऊपर किताबें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो 200-300 की कोई जीएस की बुक ले लो, ठीक है। 200-300 उत्तराखंड की किताब ले लो कोई, 200-300 हिंदी की किताब, इससे ऊपर आपको किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज और मैं आपको कहूंगा, ठीक है। हालांकि देखो, क्लास शुरू करना तो है, लेकिन उससे पहले एक चीज ये जरूरी है आपके लिए कि कभी भी वन लाइनर ना पढ़ें। वन लाइनर मतलब, जैसे कई सारे आपने देखा होगा कि यूट्यूब में ही खोलो ना, आप लोग जैसे तैयारी कर रहे होंगे तो आपके
होम पेज में कई सारी चीजें मिल जाती होंगी, उत्तराखंड परीक्षावाणी टॉप 20 प्रश्न। आप उन प्रश्नों को तभी हल कर पाएंगे जब आप परीक्षावाणी पढ़ेंगे। बुक्स आपको हर कोई बता देगा कि बुक्स ये लो वो लो, ठीक है, ये चीजें पढ़ो, ये एग्जाम निकालना है, इसको पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, लेकिन पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, ये कोई नहीं बताता है। तो ध्यान रखिएगा, भटकना नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि 2-3 साल आपके पास कुल है। तो अपनी तैयारी को ईमानदारी से करिए और एक मार्गदर्शन के साथ, भले ही आप मुझसे लीजिए या किसी दूसरे जो बेहतर शिक्षक है वहां से आप प्राप्त करिए, ठीक है, हर किसी से नहीं। ऐसा नहीं कि किसी ने फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम निकाल दिया, आप भाग गए उसी की तरफ, हाँ भाई इसने लेटेस्ट एग्जाम निकाल रखा है, जरूरी नहीं कि उसकी रणनीति आपके लिए बेहतर हो, है ना। जो पिछले 8-10 सालों से शिक्षण में कार्यरत हैं या फिर जिन्होंने बहुत बड़ी लंबी तैयारी कर रखी है, वो लोग आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं, बजाय उसके जो एक एग्जाम निकाल के आपको बोलते हैं कि आप ऐसा करिए वैसा करिए। तो भटकने की बजाय बेहतर आप लोग समझ रहे होंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो क्लास शुरू करते हैं, देखो ज्यादा समय न लेते हुए। अब है पंवार वंश। पंवार वंश में हम देख रहे थे, अभी इससे पहले हमने चंद वंश देखा था। तो जैसे ही उत्तराखंड में कत्यूरी, जैसे जब तक कत्यूरी कार्तिकेयपुर यानी कि जोशीमठ में थे तब तक का उत्तराखंड, तब तक का यहाँ पर अन्य कोई शक्तियां मौजूद नहीं थी, उनका कोई साक्ष्य नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही कत्यूरी यहाँ से हटे, कहाँ चले गए, कत्यूर घाटी में, तो उत्तराखंड में अराजकता का काल शुरू हो गया और उसी अराजकता में कुमाऊं में चंद वंश और गढ़वाल में पंवार वंश का उदय हुआ। माना जाता है कि जो पंवार वंश है इसका संस्थापक कौन था, कनकपाल था, ठीक है। इसका संस्थापक कौन था, कनकपाल, ठीक है। इसका संस्थापक कौन था, कनकपाल था। कनकपाल, कई सारे जो विद्वान हैं इसे आदि पुरुष मानते हैं पंवार वंश का, और कुछ नहीं भी मानते हैं, जिसमें हार्डविक है, मौलाराम है। उन्हें ये लगता है कि संस्थापक इनका कनकपाल नहीं था। इसके स्थापना पर भी मतभेद है, स्थापना के समय पर भी। देखो कहीं कहीं पर इसका समय 688 दिया है, कहीं कहीं पर 888 दिया है, ठीक है। खुद जो रतुड़ी जी की किताब है उसमें 688 भी दे रखा है, 888 भी। साथ ही जो यशवंत कठोच की किताब है उसमें 888 दे रखा है। तो एक मत कहीं पर नहीं है कि इसका स्थापना का काल क्या है, इन्होंने कब पंवार वंश की स्थापना करी थी। जैसे कुमाऊं में था वैसे ही गढ़वाल में है, मतलब स्थापना का कोई स्पष्ट कार्य, मतलब स्पष्ट समय नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। संस्थापक है कनकपाल, जो कि इनका आदि पुरुष है। इसके स्थापना पर भी मतभेद है और इसके आने पर भी। कुछ लोगों को लगता है कि मालवा गुजरात से आया था, कुछ लोगों को लगता है कि धार गुजरात से आया था, लेकिन मतलब ये तो स्पष्ट है कि गुजरात से आया था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि गुजरात किस स्थान से आया था, ठीक है। तो जो अधिकांश तो मत प्रचलित है उसके अनुसार ये धार गुजरात से आया था, ठीक है। यही मत जो प्रचलित है, मतलब ज्यादा बहुमत जिसकी ओर है, यानी कि ज्यादा लोगों ने जो बोला है कि धार गुजरात से आया, इसको सही माना जाता है। जब ये गढ़वाल में आया था, चांदपुर गढ़ी में आया था ये, ठीक है। चांदपुर गढ़ी जो कि वर्तमान गैरसैंण है, चांदपुर गढ़ी वर्तमान गैरसैंण है। एक बार ये भी प्रश्न बना हुआ था, ठीक है। और चांदपुर गढ़ी किस जिले में आता है, चमोली में। चांदपुर गढ़ी का तत्कालीन शासक कौन था, भानु प्रताप, ठीक है। चांदपुर गढ़ी का शासक कौन था, भानु प्रताप, ठीक है। तत्समय गढ़वाल में कितने गढ़ थे, 52 गढ़। बावनगढ़ से ये आशय है कि यहाँ पर गढ़वाल में 52 अलग अलग तरह के राजा थे, ठीक है। जिसको जितना क्षेत्र मिला उसने उतना क्षेत्र कब्जा कर लिया और वहां पर शासन करने लगा, ठीक है। तो इनमें जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था भानु प्रताप, ठीक है। भानु प्रताप था। भानु प्रताप की 2 बेटियां थी, जिसमें से इसने अपनी छोटी बेटी कनकपाल के साथ ब्याह दी, ठीक है। मतलब कनकपाल के साथ इसने अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया। तो ऐसा किताबों में लिखा है कि भानु प्रताप ने अपनी छोटी बेटी का विवाह कनकपाल के साथ किया और उसे कुछ जमीन भी दी, ठीक है। उसे कुछ दहेज वगैरह दिया जमीन, जैसे वहां सोमचंद के साथ हुआ था। वहां पर ब्रह्मदेव ने अपनी बेटी का विवाह किया था और 15 बीघा जमीन दी थी, है ना। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है। तो भानु प्रताप ने जो कनकपाल है इसके साथ अपनी बेटी ब्याही,
और कालांतर में यही कनकपाल चांदपुर गढ़ी में, ठीक है, पंवार वंश की नींव रखता है। लेकिन उससे पहले कौन था? भानु प्रताप। भानु प्रताप चांदपुर गढ़ का शासक था। इसकी राजधानी कौन सी थी? चांदपुर गढ़ी, ठीक है। फिर देखो चांदपुर गढ़ी में ही कनकपाल पंवार वंश की नींव रखता है। कैसे रखता है आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। पंवार वंश की नींव रखता है और इसी से आगे को पंवार वंश चलता है। हालांकि आरंभिक पंवार वंश के संबंध में कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। इस काल के यदि स्रोतों की चर्चा करें तो साहित्यिक स्रोत बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। जो इस काल के कई सारे कवि लेखक हुए हैं, साथ ही जो मुस्लिम लेखक हैं जैसे दिल्ली सल्तनत के हैं या फिर मुगल कालीन है, उन्होंने भी यहाँ का वर्णन किया है, वहां भी मिलता है यहाँ का वर्णन। तो जहां जहां पर देखो वर्णन आएगा उसको वहीं पर देखेंगे, तो अलग से स्रोत करने की आवश्यकता हमें है नहीं, ठीक है। और इसके अलावा देखो पंवार वंश की जो वंशावलियां दी गई हैं उसमें बैकेट वंशावली, ठीक है, एक वंशावली है बैकेट की वंशावली। बैकेट की वंशावली सर्वमान्य है, ठीक है। अलग अलग जो विद्वान है उन्होंने अलग अलग यहाँ की वंशावलियां दी हैं कि इसके पश्चात आया, इसके पश्चात आया। तो पंवार वंश की जो सर्वमान्य वंशावली कौन सी है? बैकेट वंशावली है। यहाँ पर कुल कितने शासक हुए? 60 शासक। कुल 60 शासक हुए, ठीक है। कुल 60 शासक यहाँ पर हुए थे, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो यदि पंवार वंश आप पढ़ते हैं तो इसको आप दो भागों में पढ़ेंगे पंवार वंश को, ठीक है। पढ़ना कैसे आपने इसको? दो भागों में। दो भागों में कैसे पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे आप पूर्ववर्ती शासक, पूर्ववर्ती शासक, ठीक है, यानी कि अजयपाल से पूर्व, अजयपाल से पूर्व। और एक आ जाएंगे आप अजयपाल के पश्चात, अजयपाल के पश्चात, क्योंकि अजयपाल एक ऐसा शासक है जिसने पूरे गढ़वाल को एकत्र कर दिया, मतलब जीत कर एक कर दिया, 52 गणों को जीत लिया और इसको एक कर दिया, ठीक है। तो यहां से इसका इतिहास शुरू होता है। तो गढ़वाल में पंवार वंश का वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है अजयपाल को माना जाता है, लेकिन संस्थापक कौन है? कनकपाल। पंवार वंश का आदि पुरुष कौन है? कनकपाल, ठीक है। वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है अजयपाल को, क्योंकि इसने 52 गढ़ों को जीत लिया। और अभी इसके बारे में बाकी फैक्ट हम देखेंगे, ठीक है। पूर्ववर्ती शासक देखो, इनके बारे में, जो ये शासक हैं पूर्ववर्ती शासक, इनके बारे में कोई खास साक्ष्य मौजूद नहीं है, ठीक है। इनके बारे में कोई खास साक्ष्य मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो 28वां शासक है, देखो सीधा अब 28वां पहुंच गए। बहुत खुशी हो रही होगी कि इतने सारे 27 जो है उनके बारे में पढ़ने से छूट गए, ठीक है। 28वां शासक कौन है? लखनदेव, लखनपाल देव, लखनपाल देव, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है 1310 से 1333 इसका टाइम पीरियड माना जाता है, ठीक है। 1310 से 1333 इसका टाइम पीरियड माना जाता है। 28वां शासक है लखनपाल देव। इसकी एक मुद्रा मिलती है, कौन सी? ताम्र मुद्रा। इसकी एक ताम्र मुद्रा प्राप्त है, ताम्र मुद्रा प्राप्त है, जिसमें नागरी लिपि में, ठीक है, नागरी लिपि में, नागरी लिपि में क्या लिखा गया है, क्या अंकित किया गया है? लखनदेव, लखनदेव लिखा गया है, ठीक है। तो 28वां शासक कौन है? देखो लखनपाल देव। इसके पश्चात आता है देखो 29वां शासक अनंतपाल, ठीक है। अनंतपाल जो कि 1333 से 1354 इसका कार्यकाल रहता है। इसका एक धारशिल शिलालेख मिला है, धारशिल शिलालेख, जो कि कहां से मिला है? रुद्रप्रयाग से, ठीक है। धारशिल शिलालेख कहां से मिला? इसका रुद्रप्रयाग से मिला। तो ये आपने ध्यान रखना है। 29वां कौन है? अनंतपाल, 1333 से 1354 इसका कार्यकाल है। इसका एक धारशिल शिलालेख मिला है, कहां से मिला है?
रुद्रप्रयाग से, ठीक है। 28वां लखनपाल देव है, 29वां अनंतपाल है। इसके अलावा देखो एक 34वां शासक इसमें मिलता है जगतपाल। 34वां कौन है? जगतपाल। जगतपाल का टाइम पीरियड कितना है? 1442 से 1460, ठीक है। 1442 से 1460 इसका टाइम पीरियड है। 34वां ये शासक है। इसका एक देवप्रयाग से ताम्रपत्र प्राप्त है, ठीक है। देवप्रयाग के से एक ताम्रपत्र इसका प्राप्त हुआ है 1455 ईस्वी का। ठीक है, देवप्रयाग से एक ताम्रपत्र इसका प्राप्त हुआ है। इसमें जगतपाल को रजवार कहा गया। क्या कहा गया इसे? इसे रजवार कहा गया है। ठीक है, देवप्रयाग ताम्रपत्र में जगतपाल को रजवार कहा गया, ध्यान रखिएगा। और साथ ही भूमिदान का उल्लेख है, ठीक है। वैष्णव देवालयों के लिए, वैष्णव देवालयों के लिए भूमिदान का उल्लेख, ठीक है। वैष्णव देवालयों के लिए भूमिदान का उल्लेख इसमें मिलता है। तो 34वां शासक कौन है? देखो जगतपाल है, जो कि 1442 से 1460 तक शासक रहा था। इसका 1455 ईस्वी का देवप्रयाग से एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ जिसमें इसे रजवार कहा गया, ठीक है। और साथ ही वैष्णव देवालयों के लिए भूमिदान का इसमें उल्लेख मिलता है। तो ये तीन शासक आपने आरंभिक जो पंवार शासक है या पर परमार शासक है इनके संबंध में ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करते हैं। देखो 37वां शासक इनका कौन था? अजयपाल। इसको एक बार मैं मिटा लेता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अजयपाल बहुत ज्यादा है मैटर, ठीक है। देखो 37वां शासक है अजयपाल, ठीक है। 37वां शासक है अजयपाल, जिसका टाइम पीरियड है 1490 से 1519 तक का, ठीक है। 1490 से 1519 इसका क्या है? समय, इसका टाइम पीरियड है किसका? अजयपाल का, जो कि 37वां शासक था और एक महानतम शासक है गढ़वाल में हुआ है, ठीक है। इसे गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है, इसे गढ़वाल का सिकंदर कहा जाता है, नेपोलियन। अभी देखते हैं इसके बारे में, सारे फैक्ट हम चर्चा करेंगे इसमें। तो इसे गढ़वाल का अशोक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 37वां ये शासक है। इसने गढ़वाल में जो 52 गढ़ मौजूद थे, जैसे चांदपुर गढ़ है, लंगूर गढ़ है, देवलगढ़, जितने भी गढ़ थे, ठीक है। 52 के 52 गढ़ आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कहीं परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो 52 गढ़ों को जीत कर, विजित कर, एक किसने किया था? अजयपाल ने। और सभी गणों को मतलब एक मिला दिया था और सब में ये शासन करने लगा, ठीक है। तो इसके टाइम पीरियड में हमने देखा था कीर्ति चंद एक कुमाऊं का शासक था। कीर्ति चंद ने इसे हराया था, ठीक है। बधानगढ़ में इसको कीर्ति चंद ने हराया था। कब? 1491 में हराया था, ठीक है। कब हराया था? 1491 में इसको हराया था। साथ ही इसने 52 गढ़ों को जीता था, हम देख चुके हैं, ठीक है। अगला देखो, इसने पहले देवलगढ़ जो कि पौड़ी में आता है वर्तमान, फिर श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया, पहले देवलगढ़ को फिर श्रीनगर को इसने अपनी राजधानी बनाया था। और श्रीनगर को कब बनाया था? 1517 में, ठीक है। 1517 में इसने श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया था। ये फैक्ट आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके पश्चात देखो देवलगढ़ में कुलदेवी, इनकी कुलदेवी पूछी गई है कि पंवार वंश की कुलदेवी कौन थी? राजराजेश्वरी की स्थापना की। ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। साथ ही एक राजप्रासाद का निर्माण कराया, ठीक है। एक राजप्रासाद का निर्माण
राजप्रासाद क्या होता है? राजभवन मतलब, ठीक है, राजभवन का निर्माण कराया, राजमहल का निर्माण। श्रीनगर में इसने कालिका देवी मठ का निर्माण कराया था। श्रीनगर में कालिका देवी मठ का निर्माण किसने कराया था? अजयपाल ने कराया था। देवलगढ़, तत्समय देवलगढ़ जो था, सतनाथ का, सतनाथ जो कि गोरखनाथ पंथ से संबंधित, ठीक है, संत सतनाथ जो कि गोरखनाथ पंथ से संबंधित थे। गोरखनाथ पंथ, पंथ मतलब होता है समुदाय, ठीक है, इससे संबंधित थे, का आवास था, का आवास था। और जो अजयपाल था इसी मत का अनुयायी था। अजयपाल इसी पंथ का अनुयायी था। ये सारे फैक्ट आपने इस तरह से लिख लेने हैं और इन्हें याद करते रहना है। बाकी देखो इसके बारे में जो अन्य चीजें हैं, इसे परमार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, मैं आपको लिखा ही चुका हूं। इसे गोरखनाथ पंथ के, ये सब प्रश्न पहले पूछे गए हैं, गोरखनाथ पंथ के 84 सिद्धों में से एक माना जाता है। माना जाता है, 84 सिद्धों में से एक माना जाता है। भारत, जो भरत कवि है, भरत कवि ने इसकी तुलना, अजयपाल की तुलना किससे की है? देखो इसमें आ जाएंगे, भीम से, कृष्ण से और इंद्र से की है, ठीक है, भीम कोमा कृष्ण कोमा इंद्र से की है। किसकी तुलना की है? अजयपाल की। और साथ ही इसे गढ़वाल का विस्मार्क, इसे गढ़वाल का बिस्मार्क, गढ़वाल का नेपोलियन, गढ़वाल का नेपोलियन तथा गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। अशोक कहा जाता है। ये है देखो अजयपाल के बारे में सारे फैक्ट हो गए, ठीक है। अजयपाल, हमने चर्चा करी कि अजयपाल 37वां शासक था जो कि 1490 से कब तक का शासन किया था? 1519 तक का। अब यदि आप लोग थोड़ा सा जोर देंगे, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का शासन था। 1490 से लेकर 1519 का जो टाइम पीरियड है, दिल्ली वंश में 1451 से 1526 तक का लोधी वंश का शासन था। तो उस अवधि में तो क्वेश्चन कभी ऐसे भी तो पूछ सकता है आपसे, अजयपाल दिल्ली सल्तनत के किस वंश का समकालीन था? तो किस वंश का था? लोधियों का समकालीन था, ठीक है। 37वां शासक था, 1490 से 1519 तक ये शासक रहा था, ठीक है। कीर्ति चंद ने इसे हराया था। हमने जब चंद वंश पढ़ा था तो वहां पर कीर्ति चंद ने इसको हराया था, हमने लिखा था। तो 1491 में बधानगढ़ में इनका युद्ध हुआ था, जहां पर हार हुई थी अजयपाल की। इसने देखो चांदपुरगढ़ से राजधानी पहले देवलगढ़ स्थानांतरित हुई, जो कि पौड़ी में पड़ता है। फिर इसने श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया, जो कि गोरखाओं के आक्रमण तक राजधानी बना रहा, ठीक है। श्रीनगर हम देखेंगे कि जब यहाँ पर प्रद्युम्न जो शाह हैं वो हार जाएंगे, तब तक का इनकी राजधानी कौन था? श्रीनगर ही था। श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया, कब बनाया था? 1517 में। देवलगढ़ में कुलदेवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना करी। तो प्रश्न ये भी बना हुआ है कि राजराजेश्वरी मंदिर कहाँ पर है? देवलगढ़ में। और ये भी पूछा गया कि पंवारों की कुल देवी कौन है? नंदा देवी, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। राजराजेश्वरी देवी आपको धारी देवी। तो ये देखो कुछ जो गढ़वाल में प्रमुख देवी के मंदिर है, तो इस तरह से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर तो ध्यान रखिएगा, इनकी कुल देवी कौन है? राजराजेश्वरी देवी, इन्होंने स्थापित किया था। एक राजप्रासाद यानी कि एक राजमहल का निर्माण भी इन्होंने कराया।
श्रीनगर में उन्होंने कालिका मठ की स्थापना करी, कालिका देवी मठ। देवलगढ़ में जो सतनाथ थे, संत सतनाथ, जो कि गोरखनाथ पंथ यानी कि गोरखनाथ मत के अनुयायी थे, तो इनका आवास था यहाँ पर। और अजय पाल भी इसी पंथ का क्या था, अनुयायी था, मतलब इसको मानने वाला था। ठीक है, अजय पाल इसी पंथ को मानता था। अजय पाल को गोरखनाथ पंथ के 84 सिद्धों में से एक भी माना जाता है, यानी कि इसको सिद्ध पुरुष भी कहते हैं। भरत कवि, जो कि कुमारकालीन एक कवि थे, भरत कवि, इन्होंने इसकी तुलना किससे की है, भीम, कृष्ण और अर्जुन से इसकी तुलना की है। और साथ ही देखो, इसे गढ़वाल का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, अजय पाल को गढ़वाल का बिस्मार्क, गढ़वाल का नेपोलियन और गढ़वाल का अशोक भी इन्हें कहा जाता है। तो ये हो गया देखो अजय पाल के बारे में सारा का सारा फैक्ट। अब हम देखते हैं सहजपाल। सहजता के साथ आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल, तो नंबर आता है सहजपाल का। ठीक है, अजय पाल के पश्चात जो कुछ शासक हुए थे उसमें कल्याण पाल था, सुंदर पाल था, हंस पाल था, विजय पाल था और सहज पाल था। ठीक है, तो सबसे पहले कल्याण पाल, इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। सुंदर पाल के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। हंस पाल की भी कोई जानकारी नहीं मिलती है और विजय पाल की भी कोई जानकारी नहीं मिलती। अब हम चर्चा करेंगे सहजपाल। सहजपाल, सहजपाल जो शासक था इसका 1547 से 1575 कार्यकाल है। 1547 से 1575 तक का इसका कार्यकाल रहा है, जो कि यहाँ का 42वां शासक है। ठीक है, देखो इसने क्या क्या किया था इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले इसे देखो मानवोदय काव्य में राजनीति चतुर संगो शत्रु, राजनीति चतुर संगो शत्रु किसमें कहा गया इसको, मानवोदय काव्य में। मानवोदय काव्य में इसको कहा गया राजनीति चतुर संगो शत्रु। ठीक है, और संगो शत्रु प्रतापकः, इसमें भी जोड़ लेंगे प्रतापकः। दूसरा जो फैक्ट है इसके बारे में, इसको रामायण प्रदीप में महाबली तथा विद्वानों का आश्रयदाता, महाबली तथा विद्वानों का आश्रयदाता, इसमें कहा गया इसको रामायण प्रदीप में, जो कि मेघाकर रचित है। ठीक है, मेघाकर शर्मा इनके द्वारा लिखी गई है रामायण प्रदीप। इसमें देखो महाबली तथा विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया किसको, सहजपाल को। ये सब फैक्ट आपने ध्यान रखने, बाकी देखो कुछ नहीं आएगा इसमें। अभिलेखों में इसे क्या कहा गया है, अभिलेखों में इसे क्या कहा गया है, वीरः गुणज्ञ सुखदः प्रजाया, वीरः गुणज्ञ सुखदः प्रजाया। कहा गया है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये तीनों चीज आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसे क्या क्या कहा गया, कहाँ कहाँ पर, सहजपाल जो कि 42वां शासक है 1547 से 1575। अब आप देखेंगे कि 1547 में कुमाऊं में शासक कौन था, भीष्मचंद्र। ठीक है, भीष्मचंद्र हालांकि 1555 भी टाइम पीरियड दिया, कहीं कहीं पर 1517 से दिया है। तो मोटा मोटा समझ लो कि भीष्मचंद्र, बालो कल्याण चंद्र और रुद्रचंद्र, इन तीनों का ये समकालीन था। अब क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से किस चंद्रकालीन शासक का समकालीन रहा है, सहजपाल निम्न में से किस चंद्रकालीन शासक का समकालीन रहा है। तो इसलिए देखो ये ध्यान रखना आवश्यक है कि मतलब मोटा मोटा इनका टाइम पीरियड आपको रखना आवश्यक है। अगर ऐसे सवाल बन गया तो आप लोग फिर गलत कराएंगे उसको। ठीक है, तो सवाल की प्रकृति को समझो, कैसे भी सवाल बन सकता है। आप हर चीज के लिए तैयार रहिए, वन लाइनर मोड में नहीं पढ़ना आपको ऐसे पढ़ना कि आप यदि सवाल बनता है तो आपका वो गलत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो 1547 से 1575 हमने वहां पर, हालांकि हमने लिखाया था कि 1555 से 1560 भीष्मचंद्र था, 60 से 68 बालो कल्याण चंद था और 68 से 97 तक कौन था, रुद्रचंद था। ठीक है,
उसी हिसाब से देख लो। तो उनके टाइम पीरियड में कौन रहा है? सहजपाल, यानी कि रुद्रचंद का समकालीन है, बालो कल्याण चंद का समकालीन है और भीष्मचंद का समकालीन है। आगे देखो, इसको जो मानवोदय काव्य है इसकी रचना की थी भरत कवि ने। इसमें इसको क्या कहा गया? राजनीति चतुर संगो शत्रु प्रतापक। ठीक है, भरत कवि द्वारा जो रचित मानवोदय काव्य है इसमें इसको राजनीति चतुर संगो शत्रु प्रतापक कहा गया है। रामायण प्रदीप जो कि मेघाकर शास्त्री ने लिखी है, उसमें इसे महाबली तथा विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया है। और अभिलेखों में इसे वीरः गुणज्ञ सुखदः प्रजाया कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि भरत कवि ने इसकी तुलना किस में की होगी? मानवोदय काव्य में। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात आता है बलभद्र शाह। ठीक है, बलभद्र शाह आता है, तो इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसको मैं मिटा देता हूँ। एक चीज देखो, ध्यान रखिएगा, एक बच्चे का कमेंट आया था, सर आप कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते। इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं आपको कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। ठीक है, यदि समय होता तो आपको अवश्य करता। आपके बहुत सारे सवाल मैं देखता हूँ कभी कभी, जब भी, तो आपके बहुत सारे सवाल उसमें रहते हैं। देखो, लेकिन फिर भी जो कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है उन्हें मैं क्लास के माध्यम से आपको बताता हूँ। मेरा ऑफिस भी है, ठीक है, 9 से 6 मेरा ऑफिस मान लो, क्योंकि सुबह तैयार होना है, शाम को आना है रूम पर। बाकी मेरे दैनिक कार्य भी होते हैं, अपने घरेलू दैनिक कार्य भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो, मुझे आपके लिए मैटर भी तैयार करना है, क्योंकि आप लोग मुझ पर विश्वास कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी लिखा दूंगा। ये उत्तराखंड का इतिहास मैं आपको लिखा रहा हूँ, इसके लिए मैं रोजाना 5 किताबें देखता हूँ। ठीक है, स्पेशली कुमाऊं का इतिहास जो बद्रीदत्त पांडे जी की है, गढ़वाल का इतिहास है जो हरिकृष्ण रतुड़ी जी की है। ठीक है, साथ ही यशवंत सिंह कटौज की जो किताब है, अजय रावत है, ये सब किताबें देख के ही मैं आपको बताता हूँ। तो मुझे मैटर भी आपके लिए तैयार करना है। आपको मैं जिला दर्शन सीरीज दे रहा हूँ, उसका क्लास भी मुझे टाइप करना होता है, क्लास उसका रिकॉर्ड करना होता है। और सबसे बड़ी चीज है, ये वाली क्लास जो मैं आपको दे रहा हूँ पूरे 1 घंटे की क्लास होती है, तो इसको मैंने रिकॉर्ड करना है। उसके बाद जो मिटाने का टाइम वगैरह है, ठीक है, वो सब चीजें मेरे को एडिट करके उसमें से हटाना पड़ता है। तो उतना ही टाइम मुझे फिर उसको हटाने में लगता है, क्योंकि अब मैं इसको मिटाऊंगा, मेरा 1 मिनट लगेगा, वो मिनट आपका बेकार जाएगा। ठीक है, अब 4 बार बोर्ड मिटाऊंगा तो कम से कम 5 से 6 मिनट तो क्लास में ऐसे ही चला जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि वो आपको फालतू टाइम मिले। ठीक, तो ये सब चीजें सोचो, मेरे पास सोने के लिए केवल 5 से 6 घंटा बचता है, तो फिर मैं कमेंट का आपको रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ। ठीक, तो हर चीज करनी है, सुबह 1 घंटा वॉक भी करना है, सब कुछ करना है मुझे 24 घंटे में। ऑफिस के साथ साथ आपको क्लास भी देनी है, मैटर तैयार करना है, हर चीज। तो अब कमेंट का रिप्लाई करना इतना उचित नहीं है कि आपको मैं हर किसी को एक एक करके जवाब दूं। आप जो भी सवाल पूछते हैं, देखो, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया था कि बुक्स क्या, तो बुक्स के लिए आपको गाइड करना जरूरी है कि आप लोग व्यर्थ में किताबें ना खरीदें। ठीक है, या फिर किसी को कोई दिक्कत है, ऐसी कोई समस्या है जो हल करनी चाहिए, मेरे स्तर से हल हो सकती है, तो वो मैं आपको जरूर प्रतिदिन, जिसका भी ऐसा कोई कमेंट होता है उसको लेकर आपको क्लास में बता देता हूँ। ठीक है, तो ऐसी कोई आप लोग निराशा न रखें कि मैं आपको कमेंट की रिप्लाई नहीं करता हूँ, तो मैं किसी को भी नहीं करता। ठीक है, तो क्योंकि इतना समय नहीं होता, मैं आपको बता चुका हूँ, मेरा इतना शेड्यूल व्यस्त है कि मैं बिल्कुल भी मैं मतलब समय बिल्कुल नहीं होता कि आपको रिप्लाई कर सकूं। तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। बाकी देखो, अब हम आगे चर्चा करते हैं। अगला देखो, 43वां शासक है अब बलभद्र शाह, बलभद्रपाल या फिर शाह। ठीक है, बलभद्रपाल या बलभद्र शाह, जिसका टाइम पीरियड है 1575 से 1593, 1575 से 93। ठीक है, देखो, जो बलभद्रपाल है, सबसे पहले किसका समकालीन है? रुद्रचंद का। और दूसरा किसका समकालीन है? अकबर का, जो कि मुगल बादशाह था। और ये चंद था। ठीक है, चंद शासक रुद्रचंद का समकालीन है बलभद्र शाह, और मुगल बादशाह किसका समकालीन है? अकबर का। ठीक है, अकबर का हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो कि 1555 से 1605 तक का उसका टाइम पीरियड रहा था। तो उस अवधि में बलभद्र पाल या फिर बलभद्र शाह यहाँ पर शासन किया। ठीक है, इसे देखो, बलराम या बहादुर भी इसे कहा जाता है, इसे बलराम या बहादुर भी कहा जाता है, बलराम या बहादुर भी इसको कहा जाता है। आप लोग पूरा इसको नोट कर लो। ठीक है, इसके अलावा देखो, ये एक ऐसा शासक है जहां पर इसने शाह की उपाधि प्रयुक्त हुई है, शाह की उपाधि प्रयुक्त की।
देखो बलभद्र शाह हम इसको बोल रहे हैं तो इसने मतलब अभी तक का हमने देखा लखनपाल, अनंतपाल, जगतपाल, अजयपाल, सहजपाल, सब क्या थे? पाल थे। लेकिन जैसे कनकपाल, सभी में पाल आ रहा था अंतिम में। इसके नाम पर भी हालांकि बलभद्र पाल इसका मूल नाम है, बलभद्र पाल। लेकिन कालांतर में ऐसा लिखा गया है किताबों में कि इसको दिल्ली के किसी शासक ने, नाम स्पष्ट नहीं है, नाम स्पष्ट नहीं है कि किसने दे रखी है, लेकिन ये लिखा गया कि दिल्ली के किसी शासक ने इसको शाह की उपाधि दी थी, जिसके पश्चात गढ़वाल के सभी शासकों के नाम के पीछे शाह जोड़ा जाता है। ठीक है, प्रद्युम्न शाह हम देखेंगे, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, नरेंद्र शाह, सब फिर शाह के नाम से जाने जाते हैं बाद में। तो शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला पंवार शासक कौन है? सही आंसर हो जाएगा बलभद्र शाह। ठीक है, बलभद्र के नाम के आगे ही शाह की उपाधि जुड़ी, और यहाँ से जितने भी शासक आगे आएंगे, अब श्याम शाह, मान शाह, महीपत शाह, वो सब उनके नाम के आगे क्या जुड़ेगा? शाह की उपाधि। ठीक है, उन सबके नाम में शाह अब जुड़ जाएगा। अब वहां पर पाल नहीं जुड़ेगा, शाह जुड़ेगा। ठीक है, तो शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला पंवार शासक कौन है? बलभद्र पाल, जिसने बलभद्र शाह के नाम से इसने उपाधि धारण की थी। हालांकि इसका मतभेद है, मैं आपको बता चुका हूं कि किस शासक ने दी थी ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि दिल्ली में तब मुगल वंश का शासक कौन था, बादशाह कौन था? अकबर था। तो ऐसा कहीं स्पष्ट नहीं है कि अकबर ने दे रखी है, केवल इतना ये लिखा है किताबों में कि दिल्ली के किसी शासक ने दी थी। मतभेद है, ठीक है, स्पष्ट नहीं है, तो पूछा नहीं जाएगा ऐसा कभी भी। अगला देखो, इसके पश्चात इसमें क्या मिलता है। इसके काल में रुद्रचंद ने बधानगढ़ पर आक्रमण किया था। हमने पढ़ा था इसने रुद्रचंद को हराया था, तो वही चीज यहाँ पर भी रिपीट हो रही। देखो, बधानगढ़ पर आक्रमण किया, ठीक है, इनके मध्य हुआ था ग्वालदम का युद्ध। वहां पर भी लिखा था, यहाँ पर भी लिख लो, ग्वालदम का युद्ध। ग्वालदम का युद्ध कब हुआ था? 1581 में हुआ था। ठीक है, जिसमें कौन जीता था? रुद्रचंद हार गया। रुद्रचंद की हार हुई, साथ ही पुरुष पंत मारा गया। पुरुष पंत याद होगा, पुरखू पंत, पुरुष पंत मारा गया। हमने पढ़ा था ना चंद काल में कि पुरुष पंत ने पहले डोटी जीता था, डोटी के पश्चात वो गढ़वाल जीतने के लिए भी आया, लेकिन यहाँ पर मारा गया। पुरुष पंत इसे कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस भी कहा जाता है, ये भी मैं आपको लिखा चुका हूँ। तो पुरुष पंत मारा गया बधानगढ़ के ग्वालदम के युद्ध में। रुद्रचंद की हार हुई, और ग्वालदम का युद्ध बलभद्र पाल और रुद्रचंद के मध्य हुआ था। कब? 1581 में। अगला देखो, कवि देवराज ने इसकी तुलना किससे की है? भीम से की है। भीमसेन, ठीक है, भीम से, जो पांडवों में भीम थे, भीम से की है। मतलब इतने ये बलशाली थे। ठीक है, तो भीम से की है। अगला देखो, इन्होंने श्रीनगर में चित्रशाला प्रासाद का निर्माण करवाया था। चित्रशाला प्रासाद, चित्रशाला भवन मान लो एक हिसाब से, ठीक है, प्रासाद का निर्माण कराया था। का निर्माण कहां पर कराया? श्रीनगर में। राजधानी कहां है अब? श्रीनगर में। ठीक है, तो श्रीनगर में कराया। अब देखो, बलभद्र शाह जो कि 43वें शासक हैं, 1575 से लेकर 1593 तक इनका शासन रहा है। तो इस अवधि में जो मुगलों के शासक थे, मुगलों के बादशाह थे, अकबर थे, और साथ ही चंद वंश में जो राजा थे, कौन थे? रुद्रचंद थे। तो इनके समकालीन कौन रहे हैं? बलभद्र शाह या फिर बलभद्र पाल। पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने शाह की उपाधि धारण की थी। इनसे पहले सभी शासक पाल लिखते थे, और इन्हें मिलाकर इनके पश्चात सभी क्या लिखते हैं? शाह लिखते हैं। वो हम जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, मान शाह, श्याम शाह, महीपत शाह, ठीक है, फतेह शाह, सब ऐसे ही आपको मिलेंगे। इसके अलावा देखो, जो अन्य महत्वपूर्ण चीजें इन्हें बलराम या बहादुर भी कहा जाता है। ठीक है, और जो कवि देवराज है उन्होंने उनकी तुलना भीम से भी की है। इसके अलावा इनके ही समय में रुद्रचंद ने बधानगढ़ पर आक्रमण किया था। रुद्रचंद जो कि चंद वंश का शासक था, ठीक है, तो उसने यहाँ पर आक्रमण किया था। ग्वालदम का युद्ध हुआ था 1581 में, जिसमें रुद्रचंद की हार हुई, और साथ ही जो उनका सेनापति था पुरुष पंत मारा गया। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। देखो, साथ ही चित्रशाला प्रासाद का निर्माण उन्होंने कराया था कहां पर? श्रीनगर में। इनका एक अभिलेख शिलालेख मिलता है, ढांढरी शिलालेख। ढांढरी शिलालेख किसका है?
बलभद्र पाल या फिर बलभद्र शाह का। तो क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि ढांढरी शिलालेख किससे संबंधित है, बलभद्र शाह से। अगले शासक का देखो मान शाह, मान शाह जो कि 44वें शासक है, ठीक है, 44वें शासक है। इनका कार्यकाल है 1593 से लेकर 1611 तक का, 1593 से 1611 इनका कार्यकाल है। अब इस टाइम पीरियड को आप देखते हैं तो यहाँ पर मुख्यतः कुमाऊं का शासक कौन मिलेगा आपको, लक्ष्मी चंद, लक्ष्मी चंद मिल गया। और यहाँ पर आपको मुगलों में कौन मिलेगा, अकबर प्लस जहांगीर, ठीक है, इनके समकालीन रहे हैं, समकालीन। अब क्वेश्चन बनेगा कि जब लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 8 आक्रमण किए थे तब गढ़वाल का शासक कौन था, तो कौन था, मान शाह, क्योंकि समकालीन लक्ष्मी चंद है, समकालीन चंद्रवंशी शासक लक्ष्मी चंद है। और साथ ही क्वेश्चन बनता है यदि मानसा किस मुगल बादशाह के समकालीन थे, तो अकबर के भी थे और जहांगीर के भी थे। क्यों, क्योंकि जहांगीर 1605 से 1628 तक शासक रहा था, ठीक है। और ये देखो कब तक है, 1611, उस अवधि में जहांगीर भी इनके साथ था, मतलब जहांगीर भी शासक रहा था, साथ ही अकबर जो कि 1605 तक रहा था, तो अकबर के भी समकालीन रहे हैं। इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। तो देखो 3, मतलब मुख्यतः यहाँ पर तो 2 आपको शासक दिख रहे होंगे, एक है बलभद्र पाल या फिर बलभद्र शाह। इससे पहले जो सहजपाल थे, 42वें शासक सहजपाल, सहजपाल भी 75 यानी कि 75 तक शासक रहे हैं गढ़वाल के। तो सहजपाल, देखो सहजपाल, बलभद्र पाल और बलभद्र शाह और मानशाह, ये 3 ऐसे शासक हैं जो अकबर के समकालीन रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी तो बन सकता है, निम्न में से कौन पंवार वंशी शासक अकबर का समकालीन नहीं रहा है। 3 आपको दे देगा, सहजपाल और मानशाह, बलभद्र शाह। चौथा आपको ऑप्शन दे देगा महीपत शाह, तो कौन नहीं रहा है, महीपत शाह, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। ये आपको अजय पाल दे देगा, तो अजय पाल लोदियों का समकालीन रहा है, न कि अकबर का। ये अपने ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, तो आपने इस प्रश्न के लिए भी तैयार रहना है, ठीक है। सारी चीजें पढ़े हुए में से ही आपको मिलेंगी। अब देखो इनके बारे में देखते हैं अन्य चीजें। 44वें शासक थे, हमने लिख लिया है। लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 8 आक्रमण किए, गढ़वाल पर 8 आक्रमण किए, ठीक है। बाकी हम वहां पर पढ़े हैं, तो ज्यादा विस्तार पूर्वक इसको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इनके दरबारी कवि कौन थे, भरत कवि, दरबारी कवि कौन थे, भरत कवि, भरत कवि। इन्होंने लिखे देखो मानोदय काव्य, मानोदय काव्य की इन्होंने रचना की है जो कि संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। मानोदय काव्य संस्कृत में लिखा गया है, भरत कवि ने लिखा है। भरत कवि को जहांगीर द्वारा अपने दरबार में सम्मानित किया गया था, जहांगीर द्वारा सम्मानित। ये प्रश्न बना हुआ है एक बार कि इस मुगल बादशाह ने भरत कवि को सम्मानित किया था, ठीक है। किसने किया था, जहांगीर ने सम्मानित किया था अपने दरबार में। साथ ही भरत कवि को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी, पंडित ज्योतिक राय की उपाधि दी, ठीक है, ज्योतिक राय की उपाधि ने दी थी, ज्योतिक राय की उपाधि दी। किसने दी थी, जहांगीर ने, ठीक है। ज्योतिक राय की उपाधि किसने दी ने, जहांगीर ने। मानोदय काव्य में, मानोदय काव्य में मानशाह को समुद्र के समान गंभीर, समुद्र के समान गंभीर, भीम के समान शौर्यवान, तथा भीम के समान शौर्यवान तथा सूर्य के समान तेजस्वी कहा गया है, सूर्य के समान तेजस्वी कहा गया है, ठीक है। तो मानोदय काव्य जो कि भरत कवि ने लिखा है, संस्कृत में लिखा है, इसमें इन्हें क्या कहा गया है, सूर्य के समान तेजस्वी, भीम के समान शौर्यवान और समुद्र के समान गंभीर
कहा गया। और देखो इसने यानी कि मानशाह ने इसने तिब्बत के दावा प्रांत को जीता था। ठीक है, तो ये आपने मानसा के बारे में ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको समझा देता हूं आपको थोड़ा। मानसा जो कि 44वां शासक है, लक्ष्मी चंद का समकालीन है। लक्ष्मी चंद ने यहाँ पर 8 आक्रमण किए थे, जिसमें उसको 8वें आक्रमण में आंशिक विजय प्राप्त हुई थी। साथ ही देखो अकबर का भी ये समकालीन रहा है, जहांगीर का भी समकालीन रहा है, कौन, मानसा। ठीक है, इसके अलावा इनका दरबारी कवि कौन था, भरत कवि। भरत कवि ने एक मानवीय काव्य लिखा है जिसमें, जो कि संस्कृत में लिखा है, और भरत कवि को जहांगीर ने अपने दरबार में बुलाया था, वहां पर सम्मानित किया था, और साथ ही उन्हें ज्योतिक राय की उपाधि भी, कहीं पर ज्योतिष राय भी मिलता है, कहीं पर ज्योतिक राय मिलता है। ज्योतिक राय ज्योतिष राय एक ही है। ठीक है, तो प्रश्न जब भी पूछेगा तो जहांगीर ने किसे ज्योतिष राय की उपाधि दी थी या फिर ज्योतिक राय की उपाधि दी थी, इसी तरह से प्रश्न बनेगा, तो आपको उसमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें मतलब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि आपका गलत हो रहा है। अगला देखो, ऑब्लिक करके आप ज्योतिक राय ऑब्लिक ज्योतिष राय भी लिख सकते हैं। मानवदयी काव्य में जो मानसा है, इन्हें समुद्र के समान गंभीर, भीम के समान शौर्यवान और सूर्य के समान तेजस्वी कहा गया है। और साथ ही इसने तिब्बत के दावा प्रांत को जीता था। किसने जीता था, मानसा ने। अब आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, माना ये उत्तराखंड का मैप है, ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये कुमाऊं का एरिया हो गया, ये गढ़वाल का एरिया हो गया। ठीक है, कुमाऊं के एरिया में जो प्रमुख समस्या थी वो क्या थी, नेपाल आक्रमण। नेपाल मतलब इनका जो बार बार संघर्ष होता था नेपाल से, कुमाऊं का संघर्ष कहाँ होता था, बार बार नेपाल से। ठीक है, डोटी सीरा अभियान, अस्कोट अभियान, ये सब कहाँ, नेपाल से इनका आक्रमण होते रहता था, बीच बीच में युद्ध होते रहता, नेपाल या फिर सीमावर्ती जो यहाँ पर शासक थे इनके साथ होते रहता था। ठीक है, और गढ़वाल में देखो, गढ़वाल में यहाँ कौन सा आता है, तिब्बत। गढ़वाल में देखेंगे यहाँ बार बार तिब्बत का आक्रमण होगा। कुमाऊं में यहाँ तराई क्षेत्र भी था, यहाँ पर ये तराई था, माल यानी कि माल भाबर जो क्षेत्र था, इसके लिए लड़ाई होती है। ठीक है, यहाँ तिब्बत। गढ़वाल में देखेंगे हम यहाँ दून वाले क्षेत्र के लिए, ठीक है, ये दून वाला जो एरिया है, देहरादून वाला, इसके लिए यहाँ बार बार आक्रमण होता था। दून को कब्जे में, कभी कोई कब्जे में लेगा फिर छूटेगा, कोई कब्जे में लेगा फिर छूटेगा। ठीक है, तो तिब्बत आक्रमण कहाँ पर होते रहेगा, गढ़वाल में, या फिर ये लोग तिब्बत में जाके, ठीक है, जीतते रहेंगे। तिब्बत के दावा प्रांत को किसने जीता था, मानशाह ने जीता था। अभी आगे और इसमें हम विस्तार पूर्वक जानेंगे अन्य शासकों में, तो ध्यान रखेगा, ये पढ़ने का एक तरीका है आपको। अब नेपाल यहाँ पर तो मिलेगा नहीं, यहाँ पर आपको तिब्बत ही मिलेगा। ठीक है, यदि आपको कभी ऐसे प्रश्न बनते हैं कि 3-4 आप तिब्बत के दावा प्रांत पर हमला हमारे वंश के इन शासकों ने किया था, कुमाऊं के, तो वहां पर समझ की दृष्टि से आपको देखना चाहिए कि गढ़वाल में तिब्बत का आक्रमण हो रहा है और दोनों घाटी के लिए लड़ाइयां होंगी, लेकिन कुमाऊं में नेपाल आक्रमण होता रहेगा या फिर नेपाल में ही आक्रमण करेंगे। और साथ ही जो तराई क्षेत्र है, माल भाबर जो तराई का क्षेत्र है वर्तमान में उधम सिंह नगर का, उसके लड़ाई होगी। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। बाकी यहाँ ये स्वयं शासन कर रहे हैं इतने एरिया में, यहाँ ये स्वयं शासन कर रहे हैं, है ना। यहाँ आक्रमण होता रहेगा और इसके लिए भी बाहर से आते रहेंगे आक्रमणकारी, इसको कभी कब्जे में लेंगे, कभी छूट जाएगा। तो ये आपने समझना है। तो मानशाह जो कि 44वें शासक हैं, बलभद्र शाह जो कि 43वें शासक हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम देखेंगे श्याम शाह, 45वें शासक। 45वें शासक कौन है, श्याम शाह, इनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण चीज है, आपका होमवर्क। एक बच्चे का कमेंट में ये भी देख रहा था 2-3 दिन पहले कि सर होमवर्क भी कराइए। होमवर्क मैं अगर कराऊंगा तो आप लोग क्या मेहनत करेंगे तुम, ठीक है। होमवर्क की क्लास दे पाना इतना देखो संभव नहीं है, 40 दिन की क्लास में आपको पूरा सारे फैक्ट सारे सब्जेक्ट में करा दूं, ये तो असंभव है, हो ही नहीं सकता। मैं दिन भर भी क्लास में दूंगा तब भी संभव नहीं हो पाएगा, है ना। तो होमवर्क इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप लोग उसे घर पे करिए। तो आज आपका जो होमवर्क है, ठीक है, इसमें देखो आप लोग महादेवी वर्मा आप आज करिएगा और गौरापंत शिवानी रचनाओं में महादेवी वर्मा और गौरापंत शिवानी। गौरापंत, ठीक है, शिवानी इनका उपनाम भी है, इनको आप लोग करिएगा आज। साथ ही अगस्त के प्रमुख दिवस करिएगा, अगस्त के प्रमुख दिवस,
ठीक है। और एक और चीज आप लोग, जो कल मैंने आपको दिया था जिसमें भारत की नदी घाटी परियोजनाएं, उसे पुनः आप लोग लिख लीजिए क्योंकि बहुत सारी एक दिन में याद करना मुश्किल है। तो भारत की नदी घाटी परियोजनाएं और साथ ही जो बंदरगाह मैंने दिए थे आपने वो भी कंप्लीट करने हैं। और होमवर्क देखो ईमानदारी से करिएगा। आप लोग होमवर्क में क्या कर रहे हैं ये मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन यदि आप नहीं करेंगे तो अपने लिए धोखा करेंगे। अपने लिए धोखा न करें, होमवर्क को ईमानदारी से करिए, ठीक है। तो भारत की नदी घाटी परियोजनाएं, साथ ही भारत के प्रमुख बंदरगाह आपने देखने हैं, अगस्त के प्रमुख दिवस आपने देखने हैं, इसके अलावा महादेवी वर्मा के बारे में आपने पढ़ना है और साथ ही जो गौरापंत शिवानी है उनके बारे में आपने पढ़ना है। जो महादेवी वर्मा है, गौरापंत शिवानी है, मेरे द्वारा जो हिंदी कवि या फिर लेखक की जो प्लेलिस्ट दी गई है, पहले क्लास दी गई है इनके बारे में, तो वहां से आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व भी आप वहां से नोट कर सकते हैं, या फिर जो जिला दर्शन सीरीज चल रही है वहां से आप लोग देख सकते हैं। और उम्मीद है आप लोगों को आपके जो सवाल थे, सबसे पहला ये कि मैं कमेंट के जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो इतना समय होता नहीं है कि मैं आपको जवाब दे पाऊँ, ठीक है। आप बाकी समझ गए कि क्यों समय नहीं होता है। और दूसरा, आपको बुक्स क्या क्या पढ़नी है, मैं पुनः कहूँगा फर्जी किताबें खरीदने से बचिएगा। आपको मार्केट में 100 तरह की उत्तराखंड की किताबें मिल जाएंगी, लेकिन आपके लिए सभी आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो चूंकि मैंने कई सारी किताबें उत्तराखंड की पढ़ी हुई हैं, मेरे पास कम से कम 20 से ऊपर उत्तराखंड की किताबें हैं, तो ये अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बेस्ट परीक्षा वाणी ही है। और साथ ही आप लोग देखो बीएसएनए की फैक्ट के लिए ले सकते हैं। बाकी आपको जो समस्या होती है, इकोनॉमिक सर्वे मैंने आपको करा दिया, वहां से आप लोग नोट कर लीजिए। और दूसरा, आप लोग उत्तराखंड का इतिहास इससे डीप नहीं आता है, तो इतना आपके लिए पर्याप्त है। बाकी आपको कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिएगा और क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।